नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। रूस के उप प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रूस के उप प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। डेविस मोंटूरोव ने पीएम मोदी से मुलाकात की। रणनीतिक संबंधों पर हुई चर्चा। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें व्यापार और आर्थिक साझेदारी सहित रूस में लाभकारी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत की सफल यात्रा को याद किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पुतिन को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि वो उनके साथ निरंतर आदान प्रदान की उम्मीद करते हैं। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यापार और आर्थिक साझेदारी और कनेक्टिविटी और जन जन संबंधों सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणामों को लागू करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। बता दें कि रूस के उप प्रधानमंत्री जो है भारत दौरे पर हैं। ऐसे में बीते शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। रणनीतिक संबंधों पर चर्चा हुई है। ऐसे में ये चर्चा बेहद ही खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन की भी बातचीत की। ऐसे में उनको याद किया। डेविस जो है उनसे मुलाकात हुई है। रूस के उप प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी की खास बैठक हुई जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। यूएस हमले में ईरान का सबसे ऊंचा पुल जो है वो तबाह हो गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि यूएस हमले में ईरान का सबसे ऊंचा पुल तबाह हो गया है। पुल पर हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई है। ऐसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रंप बोले हैं कि अभी और बहुत कुछ बाकी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान को जोड़ने वाले एक बेहतर अहम हाईवे ब्रिज पर हवाई हमला किया है और इस हमले के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए इसे ईरान का सबसे बड़ा पुल बताया है और सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान देर होने से पहले समझौता कर ले। और इस हमले में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के शहर में बन रहे B1 पुल तेहरान की पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है जो कि अमेरिका हवाई हमले का निशाना बना हुआ है। अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह हमला उन्होंने ही किया है। उनका कहना है कि इस पुल का इस्तेमाल ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन की सप्लाई के लिए करने वाला था, इसलिए उसे उड़ाना जरूरी था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये पुल अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ था। व्हाइट हाउस से देश को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ कहा है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में अमेरिका ईरान पर अपनी ताकत और बढ़ाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि वो ये जंग अब अपने खात्मे के हिसाब से करेंगे। ऐसे में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रंप ने साझा की है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इसके साथ ही 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएस हमले में ईरान के पुल को नुकसान हुआ है। पुल पर आम नागरिक जो है 8 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि पुल पर हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि वो अब ये जंग अपनी तरह से खत्म करेंगे। ऐसे में पुल को इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से ईरान द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद से अब पुल जो है वो तेहरान के पश्चिमी हिस्से से जोड़ा जा रहा था, जिसके बाद से पुल को ही निशाना बनाया गया है और इस पुल पर 8 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में हमारे साथ सुधीर जी जुड़ चुके हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे जानते हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। आज इस महायुद्ध का 35 दिन हो गया है। लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में अभी जल्द ही ये युद्ध थमेगा। देखिए, युद्ध शुरू होना जो पक्ष हैं उनके हाथ में बहुत बड़े पैमाने पे है, क्योंकि वो शुरू करेंगे तभी शुरू होगा। लेकिन युद्ध का समाप्त होना उन पक्षों के
निर्णय से अलग परिस्थितियों पर भी निर्भर है। तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें युद्ध के कुछ खास लक्ष्य थे, जैसे परमाणु हथियार जो ईरान के हैं उसका खात्मा करना और ईरान की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना। तो मुझे लगता है कि 70% तो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है 35 दिन में। बिल्कुल। लेकिन परमाणु हथियार का जो जखीरा है इस्फहान में, तंगाज में, इसके आंशिक नुकसान ही हुए हैं, पूरा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल। और ईरान की नौसेना तबाह हो चुकी है, वायुसेना भी बहुत ही कमजोर हो चुकी है। तो ये सारे चीज इस 35 डेज में हुए, चूंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, 2 पाकिस्तान के बराबर ईरान की टेरिटरी है। तो बड़ा देश है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को पर अटैक करने में भी समय लगता है, लेकिन लगभग 70% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और परमाणु हथियार जहां भी है वो भी काफी हमले के हद में है, लेकिन अभी तक पूर्ण तौर पर समाप्त नहीं हुआ। ये दोनों अगर करेगा अमेरिका, तब युद्ध समाप्ति की बात बनेगी। ठीक है सुधीर जी, ट्रंप का जो बयान है अब वो बदलने लगा है। पहले उन्हें ईरान में तख्ता पलट नहीं चाहिए था और अब कह रहे हैं कि उन्हें तख्ता पलट चाहिए, ईरान पे कब्जा चाहिए। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है ट्रंप का बयान भी वैसे ही बदलता जा रहा है। देखिए, हम मीडिया के लोग ट्रंप के बयानों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, लेकिन ट्रंप हल्के में बहुत तेज हमला करते हैं। वो बीच में, जैसे मछली के लिए आप चारा फेंकते हैं कि पानी में मछली फंसे, वैसे वो चारा फेंकते हैं और जिसमें कि ईरान फंसे और फिर हमला तेज कर देते हैं। देखिए, युद्ध के नियम होते हैं इस तरह के कि दुश्मन को चकमा देना, उनको झांसे में रखना। तो ट्रंप को जैसा हम समझते हैं, ट्रंप वैसे है नहीं, बड़े ही खिलाड़ी हैं, बड़े ही जोरदार नेता हैं वो, और हर चीज गुना भाग करके तय करते हैं, कैलकुलेटेड हैं। और आप देखें कि लंबे टर्म की लड़ाई है। अभी उन्होंने जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लाया और अब ईरान के राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर की हत्या कराई उन्होंने। तो ये तमाम चीज जो है अमेरिका की दादागिरी को पूरे दुनिया को डिमोन्स्ट्रेट करना है और उसमें ट्रंप सफल रहे हैं। अब ईरान के वॉर से तेल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और तरह की परेशानी हो रही है, वो एक पक्ष है। ट्रंप को उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। उनको ये बताना है कि अमेरिका जो चाहेगा वही होगा, और निश्चित तौर पर ट्रंप उस दिशा में काफी सफल है। बिल्कुल। कभी कभी तो ट्रंप ऐसा बयान दे देते हैं कि कभी तो लगता है कि उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि देर होने से अच्छा है कि समझौता कर ले। ईरान को ये चेतावनी दी है, कब क्या बयान देना ये उनको भी नहीं पता होता है और उसके बाद पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। देखिए, उनको सब पता होता है। हमें लगता है कि वो मतलब उस तरह से करते हैं जो लगे कि वो अनभिज्ञ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति को सारी सूचना होती है, उनका तंत्र बहुत खुफिया तंत्र मजबूत है। वो जिस तरह का ईरान में चल रहा है वो एक साधारण लड़ाई नहीं है, क्योंकि पूरे वैश्विक स्तर का पावर कॉन्फ़िगरेशन सेट हुआ। आप देखिए कि कोई कुछ बोल रहा है, रूस कुछ बोल रहा है, चीन कुछ बोल रहा है, सिर्फ मातम पुर्सी कर रहा है, मुंह से लड़ाई लड़ रहा है, बयानबाजी, बयान वीरता का काम कर रहा है। कोई लड़ने को ईरान के लिए तैयार नहीं है। तो ट्रंप ने न सिर्फ साबित किया कि उसके नाटो के सहयोगी उसके साथ नहीं है, बल्कि ये भी साबित किया कि रूस और चीन सिर्फ बयानबाजी के वीर है, कागज के शेर है। बिल्कुल। तो ये सारा चीज निकल के इस वॉर से आ रहा है और भारत को भी इससे थोड़े सा ज्ञान लेने की जरूरत है। तो भारत को कहां देख रहे हैं इस मामले में सर? देखिए, भारत को हम कहीं नहीं देख रहे हैं। एक दो पक्ष है कि भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस का हाहाकार है, वो सब अलग चीज है, वो तो नहीं आएगा तो होगा। लेकिन इस युद्ध से देखिए कि अमेरिका और इजराइल को कोई दुनिया में सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी वो मजबूती से लड़ रहे हैं। तो भारत को ज्ञान लेने की जरूरत है कि भैया आप अपनी तैयारी हरदम मजबूत रखिए, क्योंकि पाकिस्तान आपका नहीं, चीन मुख्य दुश्मन है और वो रहेगा 25, 30, 40 साल तक। तो आपकी तैयारी उस कदर होनी चाहिए कि आप चीन से लंबा जंग लड़ पाएं। ऐसी परिस्थिति 2 साल, 4 साल, 10 साल में आ सकती है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। आपको बिल्कुल किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब अमेरिका के सहयोगी उसके साथ नहीं आ पाए, तो हमारे साथ कौन आएगा? लड़ने तो कोई नहीं आएगा, बयान देगा। तो हमको अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए भी एक लंबा रणनीति बनानी। बिल्कुल। ऐसे में सुधीर जी, भारत को पूरी तरह से मजबूत रहना चाहिए।
निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर, टेक्नोलॉजी, साइंस के तौर पर भारत को बहुत मजबूत होना होगा और ये बड़ी चीज होगी। और मुझे लगता है कि इससे काफी भारत आगे बढ़ेगा, वैश्विक पटल पर एक धमक बनाएगा। लेकिन इसके लिए लंबे रणनीति की जरूरत है और राजनीतिक तौर पर भी एक सहमति की जरूरत है, जो भारत में बहुत कम है। यहाँ हर बात पर राजनीति होती है, वो जो तरीका है, वो संस्कृति है, उसको तिलांजलि देनी होगी नेताओं को। ठीक है सुधीर जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी नमस्कार। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्टोन एज वाली टिप्पणी पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पैरामेंट मिशन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को स्टोन एज में वापस भेजने की धमकी उनकी ताकत नहीं है, बल्कि अज्ञानता को दर्शाता है। और ईरान के एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरान की सभ्यता 7000 सालों से अधिक पुरानी है, जबकि अमेरिका का इतिहास मुश्किल से 250 वर्ष पुराना है। सभ्यताओं की पहचान उनके इतिहास, सांस्कृतिक ताकत और मानवता के लिए दिए योगदान से होती है। दुनिया आज भी उन ज्ञान और योगदान की ऋणी है जो ईरानी विद्वानों ने हजारों सालों में मानवता को दिया है। ऐसी सभ्यता को बमबारी से नष्ट नहीं किया जा सकता। ये तीखी प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेग्सेल से बयान में तीखा तंज कसा, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट से इस देश को स्टोन एज में भेजने की धमकी दी थी। इसके साथ ही एक्स पर पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तीखा पलटवार किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है अपनी सभ्यताओं को भूल रहा है। बमबारी से सभ्यता जो होती है वो नष्ट नहीं होती है। ईरान का बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। अमेरिका ईरान जंग से पैदा हुआ तेल संकट से पाकिस्तान जो है वो बेहाल है और अब वहां की सरकार ने जनता को बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने गुरुवार 2 अप्रैल को घोषणा की है कि पेट्रोल की कीमत जो है 137.24 रुपये बढ़कर 498.4 रुपये प्रति लीटर हुई है। ऐसे में ये बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। उनकी घोषणा के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने नई कीमतों की नोटिफाई कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री मलिक ने कहा है कि नई कीमतें शुक्रवार से प्रभावित होगी। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल युद्ध के बाद से पाकिस्तान ईंधन संकट में डूबा हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है जब 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद से पाकिस्तान में तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक सप्ताह पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें युद्ध शुरू होने के बाद से पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में 203 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की तीसरी सिफारिश को खारिज कर दिया है। इससे पहले पीएम ने कहा था कि उन्हें डीजल की कीमतों में 177 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 56 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 13 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उन्हें पहले भी इसी तरह की सिफारिशों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब पहले से ही आर्थिक संकट में जूझती पाक सरकार जो है वो पूरी तरह से बेबस दिखाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान में फिर से जो डीजल के दाम है वो बढ़ गए हैं। जनता जो है काफी परेशान है। 520 रुपए में 1 लीटर डीजल मिल रहा है। पाकिस्तान में फिर से बढ़ी है डीजल की कीमतें। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए आज बड़ा दिन है। भारत आज यानी पूरी दुनिया को समंदर के नए सिकंदर से परिचय कराएगा। भारत के इस नए सिकंदर का नाम है तारागिरी और ये भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है। तारागिरी एक युद्धपोत है और इस खतरनाक युद्धपोत को आज विशाखापट्टनम में समंदर में कमीशन किया जाएगा। ऐसे में भारत का ये वॉरशिप जो है समंदर में दुश्मनों का काल बनेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि समंदर में जो है नया सिकंदर आने वाला है और ये ब्रह्मोस मिसाइल से काफी लैस है। वो ब्रह्मोस मिसाइल वही ब्रह्मोस मिसाइल जिसमें पाकिस्तान आज तक खौफ ज्यादा खाता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में युद्धपोत तारागिरी को नौसेना में शामिल करेंगे और ये युद्धपोत सुपर सैनिक मिसाइलों से लैस है, यानी कि इसमें ब्रह्मोस की ताकत दिखेगी और ये मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है। इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली भी है। ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि अब समंदर में नया सिकंदर आने वाला है और आज शामिल हो जाएगा INS में तारागिरी। भारतीय नौसेनाओं में आज शामिल होगा तारागिरी।
वहीं पीएम मोदी के आगमन से पहले पूरा चेन्नई जो है वो सुरक्षाओं को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री शुक्रवार शाम को शहर पहुंचने वाले हैं और ये उनकी 2 दिवसीय चुनावी यात्रा का हिस्सा है, जिसमें वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी और केरल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद ही खास है। बड़ी जानकारी बता दी आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांडुचेरी का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में पीएम मोदी चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, जहां पर 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों ने गिडी और मीनाकबा जैसे संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी फिलहाल लगा दी है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस यात्रा से जुड़े कई जगहों पर ट्रैफिक, भीड़ की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को देखरेख कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पीएम मोदी एक विशेष विमान से चेन्नई पहुंचेंगे और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पांडुचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वो राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में एक बड़ा रोड शो करेंगे और इस रोड शो के दौरान अंजता, सिंगल जंक्शन और साथ ही कई जगहों के प्रमुख स्थानों पर जाएंगे। रोड शो के दौरान इस पूरे रास्ते में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं, जिसको देखते हुए 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के 1 अप्रैल में हुई घटना की जांच जो है एनआईए को सौंप दी है, जिसमें ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। ये सभी नालंदा में एसआईआर अभियान में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सीसी कुमार ने जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंची। ईसीआई ने 2 अप्रैल को जारी एक पत्र में कहा है कि एनआईए की टीम अपनी प्रारंभिक जांच जो है रिपोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। इधर आयोग ने गुरुवार को ही एसआईआर की 8वीं सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। आयोग ने बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल में विचाराधीन लगभग 52 लाख मामलों को निपटारा कर दिया है और इसी ने उम्मीद जताई है कि कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर यह प्रतिक्रिया अगले 4 दिनों में पूरी हो जाएगी। और इस घटना में राज्य में फिर से उथल-पुथल मची हुई है और टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर इसका आरोप लगा रहे हैं। संसद का बजट सत्र 13 दिनों के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से फिर से शुरू होगा, ताकि लोकसभा सीटों की संख्या 816 करने से संबंधित विधेयक को पारित किया जा सके और महिलाओं के आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। सरकार ने यह फैसला गुरुवार को लिया। 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े अहम बिल पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं और प्रस्तावित 50% की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था और उसी दौरान इस बिल को आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदना अधिनियम कहा गया। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने देने वाले निर्देशों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। खबरों की माने तो बताया गया है कि नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लाइटों में सीट चयन के लिए न्यूनतम 60% सीटें बिना चार्ज उपलब्ध कराई जाए और इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया है। मंत्रालय के अनुसार इस मुद्दे की समीक्षा के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस की ओर से आपत्तियां भेजी गई है। इनमें ऑपरेशनल असर, किराए पर प्रभाव और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को तालमेल में जैसे मुद्दे उठाना है। मंत्रालय ने कहा है कि व्यापक जांच पूरी होने तक 60% सीटें मुफ्त देने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संदीप रॉय राठौर को तमिलनाडु का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। वो प्रभारी डीजीपी और पुलिस बल प्रमुख के स्थान लेंगे। शंकर जीवाल को सेवानिवृत्त के बाद से अब इनको स्थान दिया गया है। 2025 से तमिलनाडु के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक और पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यरत है। 1992 बेंच के आईपीएस अधिकारी राठौर को राज्य में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नया डीजीपी और पुलिस बल प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो चेन्नई में डीजीपी प्रशिक्षण थे और एक खबर की माने तो ये महत्वपूर्ण तबादले में संजय कुमार, अभिषेक दीक्षित और आरबी रमैया भारती शामिल है। इसके साथ ही ये लगातार फेरबदल हुआ है। तमिलनाडु में चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के डीजीपी का बदल दिया है।
फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।